मित्रों नमस्कार, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है और मैं डीपी पांडे आपके साथ करंट अफेयर्स की बड़ी महत्वपूर्ण क्लास के साथ। इस करंट अफेयर्स की इस क्लास में दृष्टि में लगभग चीज़ों को इसमें समेट दिया गया है और आज हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य को लेकर के चलेंगे। और वैज्ञानिक परिदृश्य में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स में यहाँ से लगभग वैज्ञानिक सभी पहलुओं को यहाँ देख लिया जाता है, जिसमें आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, खगोलीय प्रौद्योगिकी जिसको आप कहते हैं। साथ ही साथ इसमें रक्षा प्रौद्योगिकी है, इसमें चिकित्सा प्रौद्योगिकी है, इसमें पर्यावरण विज्ञान है और साथ ही साथ इसमें हम लोग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को देखेंगे। साथ ही साथ इसमें देखा जाएगा संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार, जिसमें कंप्यूटर वगैरह आ जाएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को भी देखा जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को भी इसमें देखा जाएगा। तो लगभग चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी और यहाँ से मान करके चलिए कि ऐसे प्रश्न पूछ ही ले जाते हैं। विशेष तौर पर खगोल से संबंधित प्रश्न तो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक समय हुआ करता था कि यूपी पीसीएस का बड़ा सेट पैटर्न होता था कि हर साल जैसे कोई उपग्रह लॉन्च किया गया है, कोई सैटेलाइट कोई लॉन्च किया गया है या कोई मिशन लाया गया है, तो उस पर प्रश्न जरूर बन जाता था। प्रश्नों की प्रकृति थोड़ा सा अलग हुआ करती थी, बड़े फैक्चुअल प्रश्न हुआ करते थे। जैसे अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो सैटेलाइट का वेट कितना है, सैटेलाइट किस एंगल पर लॉन्च किया गया है, कितने सैटेलाइट किए भेजे गए हैं एक साथ, तो बड़ा किस डेट में भेजा गया, तो बड़े फैक्चुअल प्रश्न हुआ करते थे। हालांकि अब वो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न कभी भी इस प्रकार के प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। अब उन प्रश्नों को जो डायरेक्ट पूछे जाते थे, अब उनको एक साथ कर दिया गया, कई प्रश्नों को एक साथ मिला दिया जाता है। तो पूछने की प्रकृति इसमें भी थोड़ी सी बदली हुई है। तो फिलहाल समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए बड़ा रामबाण टाइप का है, मतलब रामबाण ही है, टाइप ना कहिए, रामबाण ही है, जहां से आपके 4-5 प्रश्न यहाँ से लगभग मिल ही जाते हैं। तो उम्मीद यही किया जाएगा कि यहाँ से चीज़ों को हम लोग 4-5 प्रश्नों का जो सेट होगा उसको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि उसी में से ही प्रश्न पूछ लिए जाए, प्रश्नों का जो, और उसको सरलतम तरीके से आपके सामने भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस, और इस यूट्यूब चैनल पर आपने पिछली कई क्लासेस को आपने लगातार देख लिया है और लगातार आप बने हुए इस क्लास पर। आते हैं, देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इसमें हम खगोल प्रौद्योगिकी देखेंगे, ठीक है, और इसमें हम भारत और विश्व दोनों के संबंध में देखेंगे। जैसे भारत में आप देख रहे हैं कि एक्सपोसैट मिशन अभी लॉन्च किया गया है, सूर्य मिशन लॉन्च किया है, चंद्र मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण मिशन हमारे रहे हैं, जिसको इसरो द्वारा बड़े ही एक डायनेमिक तरीके से इसको लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी नासा और अन्य देशों की भी एजेंसियों ने बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको अपना लॉन्च किया है, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम रक्षा प्रौद्योगिकी को देखेंगे कि मिसाइलों का परीक्षण, कौन कौन सी मिसाइलें हैं, कहाँ परीक्षण हुआ है, ठीक है, कौन कौन से अभियान किए गए, कहाँ कहाँ पर किन किन देशों के साथ हमारे अभियान चल रहे हैं, कौन सी पनडुब्बी आप देखते हैं अक्सर जो है इस पर प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो इसको भी लेकर के चला जाएगा। तो ये कई प्रश्न यहाँ पर होंगे। और साथ ही साथ हम पर्यावरण पर भी देखेंगे। पर्यावरण लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को देखा जाएगा और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को देखेंगे। तो ये लगभग सभी 5-6 जो यहाँ पर सेगमेंट्स बच रहे हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इनको सबको देख करके एक तरीके से सबसे सरलतम तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है खगोलीय घटनाएं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी में, सबसे पहले हमारा आएगा खगोलीय घटनाएं। आइए देखते हैं। आप देखिए कि इस खगोलीय घटना के अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है मिशन एक्सपोसैट मिशन, ठीक है। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ही, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1 जनवरी को ही नए साल की शुरुआत ही इसरो अपने बड़े अभियान से करता है। इसरो तो वैसे भी कमाल कर रहा है, लेकिन एक बड़े अभियान से करता है। और इसने क्या किया है, इसने एक्सपोसैट उपग्रह को लॉन्च किया है। किससे लॉन्च किया है? PSLV C58 से किया है। PSLV C58 से एक्सपोसैट लॉन्च किया है। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया कि किस उपग्रह, किस जो है इसरो 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 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, ठीक है, किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है। तो आपका क्या हो गया, PSLV के माध्यम से एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो 1-2 प्रश्न यहीं पर बन जाते हैं।
ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया है तो आप जानते ही हैं, श्रीहरिकोटा स्थित धवन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक्सपोसेट को पूर्व की ओर निम्न झुकाव की कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है, ईस्टवर्ड लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया और पीएसएलवी की ये 60वीं उड़ान थी। कई बार प्रश्न तो यही पूछा गया है, ठीक है, कि एक्सपोसेट के लॉन्चिंग करने में पीएसएलवी की कौन सी किस क्रम की उड़ान के माध्यम से एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो सीधे सीधे यही से प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ यह पीएसएलवी डीएल संस्करण की चौथी उड़ान थी। तो यहां से नहीं, लेकिन यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरे प्रकार का प्रश्न यहां से हो सकता है कि एक्सपोसेट लॉन्च किए गए 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसेट उपग्रह को प्रक्षेपित करते हुए पीएसएलवी की किस उड़ान से किया गया। ठीक है, तो ये इसकी 60वीं उड़ान थी। पीएसएलवी डीएल श्रृंखला की चौथी उड़ान थी। एक्सपोसेट का पूर्ण नाम क्या है? एक्सरे ध्रुवमापी उपग्रह है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये यहां से 3 तरीके से प्रश्न बन गए। अब देखिए प्रश्न आएगा, एक्सपोसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बनेगा, आपका स्टेटमेंट बनेगा। अब देखिए पहला क्या हो जाएगा, ये इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे एमिशन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन के अनुसंधान के लिए समर्पित है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। पहला पॉइंट तो यहां से हो सकता है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, पहला यहां से हो सकता है। ठीक है, तो ये इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन का मेजरमेंट करेगा ये। ठीक है, इस दिशा में है ये। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से होता है कि इसरो का ऐसा पहला वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन में अनुसंधान हेतु समर्पित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कि ये उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में निम्नलिखित 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया है। आप यहां से भी देख सकते हैं, ये उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड को भी लेकर के गया है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं यहां से। तो यहां से पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका यहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा इसके बारे में कौन सा कथन सही है। अब आप समझ रहे होंगे प्रश्न कहां से जनरेट हो रहा है, प्रश्न किस प्रकार से जनरेट हो रहा है, प्रश्न कहां से और किस प्रकार से जनरेट हो रहा है, उन दोनों को मैं बता रहा हूं यहां से। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहां से इस तरीके से बन सकते हैं। अब इसको देखिए, 2 पेलोड को लेकर के गया है, तो कौन कौन से हैं और किस लिए लेकर के गया है, ये यहां से प्रश्न बन जाएगा। तो पहला प्रश्न तो यहां से हो गया, ये किसके लिए लॉन्च किया गया, एक्सरे उत्सर्जन के लिए है। दूसरा हो गया कि ये पृथ्वी की कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया है, वो कौन है, पोलिक्स है और एक्सपेक्ट है। ठीक है, ये 2 है। पोलिक्स का विकास किसने किया, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने किया है, जबकि एक्सपेक्ट को UR राव उपग्रह केंद्र के अंतरिक्ष खगोल विज्ञान समूह ने तैयार किया है। ठीक है, तो ये तैयार किया गया है इसके द्वारा और ये तैयार किया गया है इसके द्वारा। पोलिक्स क्या है, एक एक्सरे ध्रुवणमापी है, एक्सरे पोलोमीटर के रूप में कार्य करता है, जिसे 8 से 30 केवी के ऊर्जा बैंड के अंतर्गत खगोलीय प्रक्षेपण के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि पोलिक्स का प्राथमिक उद्देश्य एक्सपोसेट मिशन के लिए 5 वर्षीय जीवन काल के दौरान चमकीले खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण करना है। तो इस तरीके से यहां से ये पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में, ये जो दोनों वैज्ञानिक पेलोड हैं उन पेलोड के बारे में डिटेल दिया गया है। तो यहाँ से केवल इतना प्रश्न हो जाएगा कि ये उपग्रह पोलिक्स पेलोड और एक्सपेक्ट पेलोड लेकर के गया है। तो ये आपका केवल इतना पॉइंट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये सही है, दूसरा ये सही है। ठीक है, अब आगे देखिए उसके बाद क्या होता है। अब 2 पॉइंट तो ये सही हो गया यहाँ से। पोलिक्स मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड में पहला ऐसा पेलोड है जो विशेष रूप से पोलोरीमेट्री मापन के लिए है। एस्पेक्ट के उपकरण 0.8 से 15, ठीक है, किलोवाट की ऊर्जा रेंज में स्पेक्ट्रोमापिक जानकारी प्रदान करेंगे। अब जो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, तीसरा प्रश्न यहां से, चौथा प्रश्न ये बन सकता है कि एक्सपोसेट
के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, एक्सपोसेट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके पूर्व अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2021 में एक्सपी इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोजर मिशन को प्रक्षेपित किया था। सद्य मिशन के तहत इसरो ने एक्सपोसेट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद भी PSLV C58 के चौथे चरण को सक्रिय रखकर उसकी उपयोगिता का प्रदर्शन किया है। इसे PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3, ठीक है, पोएम 3 PSLV ऑर्बिटल मैगजीन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गया पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपोसेट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन इन सब से संबंधित होगा। तो ये 3-4 पॉइंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन हमें लगता है कि यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, यही पूछा जाएगा, ये ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए ये इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण है। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3 के साथ 10 अन्य पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजा गया है, जो ये निम्नलिखित हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि पोएम के माध्यम से स्टार्टअप्स, शिक्षण संस्थानों एवं इसरो केंद्र के 10 अन्य पेलोड को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ से एक देख लीजिए, इसरो ने एक्सपोसेट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद भी PSLV C58 के चौथे चरण को सक्रिय रखकर उसकी उपयोगिता का प्रदर्शन किया। ठीक है, इसे PSLV की कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3 का नाम दिया गया है। ठीक है, पोएम 3 में का नाम दिया गया, और इसके साथ जो है 10 अन्य पेलोड को भी लाया गया है। इस पहले पेलोड को किसने तैयार किया था? टेक M2 स्पेस हैदराबाद से संबंधित है। दूसरा जो है लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल से संबंधित है। तीसरा जो है KG सोमैया प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई संबंधित है। चौथा है इम्पीसिटी स्पेस लेबोरेटरी लिमिटेड ठाणे से संबंधित है। पांचवा है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद से है। फिर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु से है। ठीक है, 2 इससे हैं। फिर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, 2 इससे संबंधित है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो पहले हम भारतीयों को देख लें। तो भारत का ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अब हम अगला देख लें भारत का, तब हम इसके बाद इस पर आते हैं। 3 महत्वपूर्ण मिशन रहे हैं भारत के, उनको आप देख लीजिए। 3 महत्वपूर्ण मिशन रहे। तो भारत का पहला था। भारत का दूसरा मिशन क्या है? ये है भारत का दूसरा मिशन, ये है। तो एक बार हम इसको देख लें, और तीनों को जब देखने के बाद तब हम आएंगे अमेरिका पर आएंगे, और तब हम उसी के आधार पर दूसरे पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। PSLV C57 आदित्य मिशन इसरो का ये दूसरा महत्वपूर्ण अभियान रहा है, जिसके तहत 2 सितंबर 2023 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C57 द्वारा आदित्य L1 अंतरिक्षयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि PSLV, ये पूछा जाएगा आदित्य L1 अंतरिक्षयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस ध्रुवीय उपग्रह से के माध्यम से किया गया, किस प्रक्षेपण यान से किया गया? तो आपको ध्यान रखना होगा, PSLV C57 के माध्यम से किया गया। PSLV C57, ठीक है, 57 का संबंध आदित्य L1 से रहा है। कहां से किया गया? इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार की द्वितीय लॉन्च पैड से किया गया। ठीक है, जबकि आदित्य L1 में L1, आदित्य का मतलब सूर्य होता है, और L1 में का मतलब L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली यानी सन एर्थ, इसके लैग्रेंज बिंदु, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट को संदर्भित करता है। इसका क्या है? इसका लैग्रेंज पॉइंट है। L1 आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हुआ, दूसरा पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, आदित्य L1 क्या है? भारत का प्रथम फर्स्ट सोलर मिशन है। यह सूर्य के अध्ययन के लिए प्रथम अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है। आप सरल शब्दों में इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रथम अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है। ठीक है, L1 अंतरिक्षयान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के प्रथम लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट प्रभामंडल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसे L1 के चारों ओर प्रभामंडल हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आदित्य L1 किसके माध्यम से लॉन्च किया गया? PSLV C57 के माध्यम से लॉन्च किया गया। ठीक है, ये क्या है? आदित्य L1 है भारत का प्रथम सौर मिशन है। कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला का भारतीय मिशन है, जो करेगा क्या? जो L1 पर स्थित होकर के और पृथ्वी और सूर्य के मध्य लैग्रेंजियन बिंदु के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और वहीं से वो सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ से हो गए। अब इस कक्षा की पृथ्वी से दूरी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। आदित्य L1 अंतरिक्ष पृथ्वी केंद्र से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। आदित्य L1 अंतरिक्ष ना तो सूर्य पर लैंड करेगा, ना ही उसके निकट जाएगा, बल्कि दूर रह करके किसी उपग्रह को L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए जाने का लाभ ये होता है कि इस स्थिति में वह उपग्रह बिना किसी आच्छादन के ग्रहण के सूर्य का लगातार अवलोकन करता रहता है, अर्थात उस पर कोई सूर्य की कोई परछाई नहीं आती है और वहां स्थित होकर के सूर्य का बराबर अध्ययन 24 घंटे अध्ययन कर सकता है। लैग्रेंज बिंदु क्या होता है? तो लैग्रेंज बिंदु का नामकरण इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर किया गया था। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थल है जहां 2 विशाल पिंडों पृथ्वी और सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड अंतरिक्षयान के सापेक्ष गति करने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है और वहां पर स्थित होकर के वो क्या कर सकता है? उसका एक सार्वभौमिक अवलोकन कर सकता है। ठीक है, उसी को क्या कहा गया है? लैग्रेंज बिंदु कहा गया है। ठीक है, इस कारण इस बिंदु पर स्थापित कोई भी वस्तु या पिंड दोनों खगोलीय पिंडों के बारे में स्थिर और संतुलन अवस्था में रहेगा। ठीक है, अगर लैग्रेंज बिंदु पर कोई पिंड स्थापित हो जाता है तो वहां पर वो स्थिर हो जाता है और अपने स्थान पर बने रहने के लिए दोनों विशाल खगोलीय पिंडों की गुरुत्वाकर्षण से उसे जूझना नहीं होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कुल 5 प्रकार के लैग्रेंज बिंदुओं को स्थापित किया गया है। ठीक है, कुल 5 प्रकार के लैग्रेंज बिंदु हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में कहा गया है। L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित होता है। ठीक है, लैग्रेंज बिंदु L1 की रणनीतिक स्थिति सुनिश्चित करती है कि आदित्य L1 सूर्य के निरंतर निर्बाध रूप से अवलोकन कर सकता है। ठीक है, तो L1 पर स्थापित किया गया है, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा गया है? इसका नाम ही रखा गया आदित्य L1 रखा गया है। अब आदित्य L1 मिशन सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन को संचालित करने के लिए अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड लेकर के गया है। आप देखें तो ये अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड लेकर के गया है। तो कौन कौन से हैं उनको देख लिया जाए। ठीक है, ये 7 वैज्ञानिक पेलोड कौन कौन से हैं? इसमें पहला है दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनोग्राफ है। ठीक है, कोरोनोग्राफ विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है। फिर है सौर बैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। ठीक है, फिर है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। फिर है सोलेक्स सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे वर्णक्रम मापी है। फिर है आपका उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिट एक्सरे वर्णक्रम मापी है। फिर आदित्य सौर पवन कण प्रयोग है। ठीक है, एस्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है। फिर आपका है प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज है, पॉपा प्लाज्मा एनालाइजर है। फिर आपका उन्नत त्रिअक्षीय उच्च विभेदन डिजिटल मैग्नोमीटर है। ठीक है, तो ये आपके 7 हैं, जो ये इस रूप में 7 पेलोड हैं। ठीक है, ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। आते हैं नभमित्र डिवाइस। तो ये 2 हो गया। आपने पहले क्या देख लिया?
और दूसरा आपका ये देख लिया। अब आते हैं नभ मित्र डिवाइस के बारे में देखते हैं। ठीक है, नभ मित्र डिवाइस क्या है? हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस बनाया है, का परीक्षण किया है। नभमित्र नाम के एक अभिनव सुरक्षा उपकरण का आविष्कार किया है। ठीक है, क्या है ये अभिनव, क्या है? ठीक है, तो नभमित्र डिवाइस है। नभमित्र डिवाइस क्या है? ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कहां हो गया। नभमित्र का परीक्षण कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका। हो सकता है कहीं यही प्रश्न ना पूछ दिया जाए, क्योंकि सब लोग कहाँ टिक करेंगे? सब लोग करेंगे बंगलोर करेंगे, या आपका जो परीक्षण केंद्र है आपका, ठीक है, वहां करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये परीक्षण केरल स्थित नींदकारा उपनगर में किया गया, जहां इस उपकरण को एक मत्स्य नौका, ठीक है, फिशिंग वेसल्स पर स्थापित किया गया था। नवमित उपकरण को इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो कहाँ विकसित किया गया? तो पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका ये हो गया, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से तैयार किया गया है। चौथा पॉइंट है, नवमित्र उपकरण अत्याधुनिक उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा संचालित होता है। इसके फलस्वरूप समुद्र में जो नौका चलाने वाले मछुआरे हैं, ठीक है, उन्हें निर्बाध रूप से टू वे कम्युनिकेशन दिया जा सकता है। सुरक्षा प्रदान के अतिरिक्त नवमित्र उपकरण मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायक सिद्ध होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। नभमित्र क्या है? ठीक है, तो नभमित्र किसके लिए है? नभमित्र ये मछुआरों के लिए, समुद्र में मछुआरों के लिए है, जो उन्हें सेफ्टी तरीके से जो है मत्स्यन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। साथ ही साथ टू वे कम्युनिकेशन हो सकेगा, और अगर कोई ऐसी घटनाएं आती हैं, अगर कोई ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, तो उसके बारे में उनको पहले से जानकारी भी दे देगा। तो यहाँ से एक तरीके से टू वे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि नौकाओं और अधिकारियों के बीच जो है निर्बाध रूप से दो तरफा कम्युनिकेशन हो सकेगा। इसके अलावा इसमें क्या है, सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त नवमित्र उपकरण मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आइए देखिए अगला पॉइंट क्या है। विक्रम 1 क्या है? विक्रम 1 24 अक्टूबर 2023 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण किया है। यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। ठीक है, यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। विक्रम 1 क्या है? पहला प्रश्न यही होगा, विक्रम 1 है क्या है? चार विकल्प दे देंगे। प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है, इसरो का एक सफल अभियान है, इसरो का समुद्र की खोज करने के लिए किया गया एक प्रयास है, इस तरीके से दे देंगे। ये क्या है? इसरो का एक स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है, विक्रम रॉकेट का अनावरण किया है। ठीक है, तो वास्तव में इसको किसने किया है? इस मिशन को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, ये एक बहुचरणीय मल्टी स्टेज प्रक्षेपण यान है, जो ये रॉकेट 400 किलोग्राम नियुक्त भार को 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निम्न कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। विक्रम 1 पूर्णतः कार्बन फाइबर द्वारा निर्मित रॉकेट है, और ये 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। इसमें तरल इंजनों का प्रयोग किया गया है। विक्रम 1 स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित द्वितीय रॉकेट है। इस कंपनी द्वारा निर्मित प्रथम रॉकेट विक्रम-S का 18 नवंबर 2022 को प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक विक्रम 1 क्या है? विक्रम 1 और विक्रम-S ये दो हैं, जो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी
ये कंपनी एक अपना एक जो है आधार तैयार करती है, जिसके माध्यम से वो वाणिज्यिक लॉन्चिंग कर सकती है। मतलब वो एक व्यावसायिक जो है सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है दूसरे देशों का, या अपने ही देश के, या अन्य लोगों, या इसरो के लिए भी वो छोटे छोटे पे लोड के या पे भार के जो सेटेलाइट होते हैं, उसे उसे जो है एक निम्न कक्षा केंद्र में वो स्थापित करेगा, जो 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है, निम्न कक्षा केंद्र में 500 ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक उनको ये लॉन्च कर सकता है। तो ये ठीक है, तो विक्रम वास्तव में क्या है, ये सरकारी ना होकर के बल्कि ये प्राइवेट प्रक्षेपण यान है। ठीक है, और ये प्राइवेट प्रक्षेपण यान किसका है? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जिसने अब तक 2 ऐसे रॉकेट लॉन्च किए हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से वो क्या करेगा, वो जो है रॉकेटों को लॉन्च करवा सकता है। ठीक है, और इस तरीके से विक्रम एस और विक्रम 1, ये 2 जो है, ये 2 अब तक इसके द्वारा लॉन्च किए जा चुके हैं। चलिए आते हैं, ये हो गया आपका। अभी हम लोग केवल इसी पर चर्चा कर रहे हैं, भारत पर चर्चा कर रहे हैं। लूना आता है, लूना आपका रूसी मिशन है, लेकिन उससे पहले हम देख लें, आते हैं देखते हैं PSLV C56 DS सौर मिशन, ये है आपका PSLV C56 DS सौर मिशन। 30 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने लॉन्च किया इसको। ठीक है, PSLV C56 के माध्यम से 6 सहयात्रियों को उपग्रहों के साथ DSR उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत कुल 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। प्रक्षेपित किए गए सभी 7 उपग्रह कहां से हैं? इस सिंगापुर के थे। PSLV C56 DSR ST इंजीनियरिंग, ठीक है, एसटी इंजीनियरिंग सिंगापुर के लिए न्यूपेस इंडिया लिमिटेड का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। इसके तहत लॉन्च किए गए 7 उपग्रहों का क्रम निम्न प्रकार है। तो PSLV 56 जो है, इसने उपग्रहों को लॉन्च किया है। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके तहत लॉन्च किए गए जो उपग्रह हैं, DSR है 352 किलोग्राम का है। ठीक है, एक NTU सिंगापुर का एक 24 किलोग्राम का है। वेलोक्स AM 23 किलोग्राम का है। स्कोप सेकंड जो है 4 किलोग्राम का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। और ORB-12 जो है स्ट्राइडर 13 किलोग्राम का है। गैलेसिया 3.5 का है, और न्यूनलॉन जो है 3 पॉइंट का है। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं चंद्रयान देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। 1-2 प्रश्न यहाँ से बन सकता है, एक प्रश्न यहाँ से तो बन ही सकता है, जिसके पूरे चांस हैं यहाँ से बनने के। यही आपके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है 14 जुलाई 2023 को। तो एक तो यही प्रश्न बन गया, क्योंकि अभी आपने देखा, अभी पूछा गया था, APS के पेपर में ये पूछा गया। 14 जुलाई 2023 को भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया। इसे LBM-3M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, LBM-3M4 उल्लेखनीय कि यह LBM-3 रॉकेट की चौथी परिचालन उड़ान थी, ऑपरेशनल फ्लाइट थी, और जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ठीक है, लिफ्ट ऑफ के समय चंद्रयान 3 का कुल भार कितना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, चंद्रयान 3 कुल कितने किलोग्राम का था? तो ये 3895 किलोग्राम का था, यही पूछा जाता है। ठीक है, चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख घटक रहे हैं। एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल रहा है, लैंडलर मॉड्यूल रहा है, और रोवर मॉड्यूल रहा है। ठीक है, इस 3895 किलोग्राम में रोवर का कुल भार कितना था? 26 किलोग्राम था। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर
सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो 14 जुलाई से को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को ये कहाँ पहुंच गया, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर ये लॉन्च हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोवर का कुल उपग्रह भार कितना था, 26 किलोग्राम का था। कुल भार कितना रहा है, 3895 किलोग्राम रहा है। ठीक है, तेईस अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर लॉन्च किया और इसी के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जानते हैं 23 अगस्त अपने आप में क्या होगा, एक ऐतिहासिक दिन हो गया। और 23 अगस्त को क्या कहा गया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की संज्ञा दी गई है। और इसी के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, ये जो साउथ पोल पर किया था। और अब तक साउथ पोल पर किसी ने लॉन्चिंग नहीं किया था, तो सॉफ्ट लॉन्चिंग करने में विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ऐसी सफलताएं अर्जित की थी। भारत चौथा देश है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। ठीक है, लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान कौन बन गया है, भारत बन गया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति के रूप में कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको शिव शक्ति के नाम से संबोधन करने के लिए कहा था। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन अर्थात 23 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की भी बात कही गई। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। भारत ने इस उपलब्धि के साथ एक ऐसे पायदान की शुरुआत की जो अपने आप में क्या रहा है, सबसे विशिष्ट रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर भी आपका पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आइए। इसके साथ ही चंद्रयान 2 ने चंद्रमा से जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा का नाम दिया गया है। ठीक है, तो तिरंगा का नाम किसको दिया गया था, जहां पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे। चंद्रयान 2 इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा चंद्रयान अन्वेषण था। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के पश्चात विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। लैंडर और रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर किए गए प्रमुख अनुसंधानों का विवरण निम्न है। 27 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान में परिवर्तन से संबंधित एक ग्राफ प्रकाशित किया था। इसरो ने विक्रम लैंडर में संलग्न चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास मृदा के तापमान का सफलतापूर्वक मापन किया। और इस अध्ययन के अनुसार चंद्रमा की सतह पर वह स्थल जहां लैंडर स्थित के आसपास का तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सतह से 80 मिलीमीटर नीचे का तापमान -10 डिग्री है। ठीक है, तापमान में भिन्नता यह इंगित करती है कि चंद्रमा की ऊपरी मृदा टॉपसिल एक शक्तिशाली तापीय अवरोधक है। प्रज्ञान रोवर में लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन लगा हुआ है और इससे पहली बार क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी प्राप्त हुई है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि इस क्षेत्र के फलस्वरूप सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की उपस्थिति का भी पता चला है। इसके अलावा मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सल्फर की जानकारी दी गई थी, इसके बाद फिर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चला है। इसके पश्चात रोवर में संलग्न एपेक्स उपकरण ने भी चंद्रमा की सतह पर सल्फर सहित माइनर एलिमेंट्स की उपस्थिति की पुष्टि की थी। ठीक है, विक्रम लैंडर में संलग्न, ठीक है, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंडर नामक उपकरण में दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में सतह संबंध
चंद्र प्लाज्मा वातावरण का भी मापन किया गया, ये भी एक बड़ी बात थी। ठीक है, सतह से ध्रुवीय क्षेत्र सतह से संबद्ध चंद्र प्लाज्मा वातावरण का भी मापन किया गया, तो ये भी एक क्या था, एक बड़ी बात थी यहाँ पर। प्रारंभिक आकलन से पता चला कि चंद्र सतह को घेरने वाला प्लाज्मा अपेक्षाकृत कम घना है। लैंडर में संलग्न इल्सा चंद्रमा पर भेजा गया मेम्स प्रौद्योगिकी आधारित प्रथम उपकरण है। इसने रोवर और अन्य नीतिभार की गतिविधियों के कारण होने वाले कंपन को भी रिकॉर्ड किया है। अगले चंद्र मिशन के तहत इसरो द्वारा जैक्सा के साथ संयुक्त रूप से ल्यूपेक्स मिशन का संचालन किया जाएगा। ठीक है, GSLV F12 NBS-01 मिशन, आइए इसको देख लीजिए, और इस रूप में ये लास्ट मिशन होगा। ठीक है, GSLV F12 NBS 29 मई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से GSLV F12 NBS-01 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन के तहत नेविगेशन उपग्रह NBS-01 को भूतालिक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया। NBS-01 द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट है जिसका वजन 2232 किलोग्राम। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, GSLV F12 NBS-01 मिशन उल्लेखनीय है। NBS-01 द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रहों की श्रृंखला का पहला उपग्रह है जिन्हें नाविक नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टिलेशन सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रकल्पित किया गया है। ठीक है, तो नाविक क्या है, आपसे पूछा जाएगा नाविक क्या है। अब यहाँ से प्रश्न आपको फिर देखना होगा नाविक के बारे में। तो अध्यापक ज्ञातव्य है कि नाविक इसरो द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। बहुत महत्वपूर्ण भाग लाभ हुआ है इससे। ठीक है, नाविक से क्या हुआ है, ये भारत की अपनी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित हो गई है, क्योंकि अब तक भारत अमेरिका के जो है नेविगेशन प्रणाली पर आश्रित हुआ करता था। तो इससे क्या हुआ, भारत की अपनी एक नेविगेशन प्रणाली हो गई है। ठीक है, NBS-01 उपग्रह में पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी इंडिजीनियस ऑटोमेटिक क्लॉक का भी प्रयोग किया गया है। NBS-01 का जीवन काल लगभग 12 वर्ष निर्धारित किया गया है। मित्रों, ये सभी आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी आपके लिए क्या हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, इनको आपको देखना होगा। ठीक है, अब तो ये तो रहा आपका भारतीय जो सैटेलाइट लॉन्चिंग हुआ है और भारत का जो खगोलीय अध्ययन रहा है। तो यहाँ से हम लोग इनको देख लेंगे, ये आपके इम्पोर्टेंट हो गए हैं, इनको हम आपको एक समरी में भी प्रस्तुत कर देंगे। चलिए आते हैं, देख लेते हैं। शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला बन गया है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा शनि के 63 नए उपग्रहों की खोज की गई है। ठीक है, हाल ही में 63 शनि के 63 नए उपग्रहों की खोज की गई है। ठीक है, और अब शनि के कुल उपग्रहों की संख्या 83 से बढ़कर 146 तक हो गई है। ठीक है, ये किया गया है 63 नए उपग्रहों की खोज से इनकी उपग्रहों की कुल संख्या 83 से बढ़कर 146 तक पहुंच गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाभ हुआ है। इस प्रकार शनि बृहस्पति को पीछे छोड़कर सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। साथ ही शनि 100 या उससे अधिक उपग्रहों वाला सौरमंडल का पहला ग्रह भी बन गया है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ ही यह गैनीमेड बृहस्पति के उपग्रह के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है, तो आते हैं, देख लेते हैं। शनि के उपग्रहों की संख्या कुल कितनी हो गई, 146 हो गई है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 95 है। यूरेनस के 27 है। नेपच्यून के 14 है। मंगल के 2 हैं। पृथ्वी के अपना एक ही चंद्रमा है। शुक्र के कोई नहीं है। बुध के कोई नहीं है। ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो बौना ग्रह है, इसके भी 5 उपग्रह हैं। ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक है, तो शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध और
9वां आपका बहुना ग्रह है डॉर्फ, जिसको इसकी बिरादरी से अलग कर दिया गया है, वैज्ञानिकों ने किया है। लेकिन हम लोग अभी भी क्या है, 9 ग्रह की पूजा करते हैं। 9 ग्रह हमारे यहाँ अभी भी हैं। जब नासा का जन्म भी नहीं होता तभी से भारत में 9 ग्रहों की पूजा जाता था। ठीक है, जब इनकी भौगोलिक अध्ययन नहीं हुए थे तभी हमारे यहाँ 9 ग्रह चल रहे थे। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो गया? शनि हो गया है। एसा का जूस मिशन 14 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोपीय स्पेस पोर्ट से एरियन 5 पहुंचा गया। ठीक है, तो एसा फ्रेंच गुयाना, फ्रांस के फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोपीय स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट द्वारा जूस मिशन को लॉन्च किया गया है, जो 8 वर्षों की यात्रा के पश्चात जुलाई 2031 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। बृहस्पति की कक्षा में परिभ्रमण के दौरान ये यूरोपा, गनीमड और कैलिस्टो के निकट से होकर गुजरेगा। अब इन्होंने कह तो दिया है, बस केवल आपके लिए इतना है कि जूस मिशन का संबंध किससे है? जूस मिशन का संबंध जुलाई 2031 में पहुंचेगा कहाँ? बृहस्पति मिशन से है। मिशन बृहस्पति का संबंध जूस से है। ऐसे याद रखिएगा कि जूस पीने के लिए बृहस्पति भगवान से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जूस मिशन किसका है? फ्रांस का है। बस इतना ध्यान रखिए, बस बाकी यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 आई है, इसको थोड़ा सा एक देख लीजिए। बस केवल इतना ही है, बाकी ये सब आपका इधर का कोई प्रश्न आपको नहीं देखना है। ये सारे प्रश्न जो है ये सब मार्च के हैं, जनवरी के हैं, ये सब कुछ आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए आते हैं, एक बार इसको हम देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष नीति लाई गई है, अप्रैल 2023 में लाई गई है, तो ये सभी के लिए, आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति को जारी किया गया। यह नीति भारतीय क्षेत्र या भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी क्षेत्र में संपूर्ण किसी भी अंतरिक्षीय गतिविधि पर लागू होगी। यह नीति भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर भी लागू होगी। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जो समुद्री आर्थिक क्षेत्र है, यह नीति भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो, NSIL और इन स्पेस तथा सभी निजी कंपनियों की भूमिका और उत्तरदायित्व को भी स्पष्ट करता है। मतलब ये सार्वभौमिक है। यह नीति निजी क्षेत्र द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास के प्रतिस्पर्धात्मकता के दौर में सक्रिय भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इन स्पेस एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, इसके पास देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, निर्देशित करने और प्राधिकृत करने का भी अधिदेश है। NCIL सरकारी व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों एवं प्लेटफार्मों के माध्यम से उसका व्यवसायीकरण कर रहा है। ठीक है, साथ ही आप प्रयोक्ताओं की अंतरिक्ष आधारित आवश्यकताओं को भी पूर्ति करने में सक्षम हो सकेगा। ठीक है, तो ये दिया गया है बस। इसके अलावा कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो है अप्रैल के बाद के हैं और ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने लगभग भारत के सभी सैटेलाइट कार्यक्रमों को देख लिया है। अब कुछ कार्यक्रम आपके विदेशी हैं, एक बार उनको भी देख लें। ठीक है, तो ये लगभग पूरा हो गया है आपका, और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके दूसरे देशों के उससे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि भारत का ही अभियान इतना बड़ा है कि इसमें दूसरे देश का, इसमें केवल आपका नासा का है एक साइकी अंतरिक्ष लॉन्च है। 13 अक्टूबर 2023 को नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। नासा के साइकी अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बहुत देख लीजिए, ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है कि 13 अक्टूबर को नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। ठीक है, थोड़ा सा ये डिम आ रहा होगा, आपको बहुत स्पष्ट नहीं दिखा रहा होगा। तो ये किससे लॉन्च किया गया? ये नासा के साइकी अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक है, साइकी अंतरिक्ष यान के साथ नासा का डोसोक नामक एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट भी किया गया। यह पहली बार चंद्रमा से परे लेजर संचार का परीक्षण करेगा। नासा का यह एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे साइकी नाम के ही धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह मेटल रिच एस्ट्रॉइड के अध्ययन में प्रारंभ किया गया है।
ये नासा का ऐसा प्रथम मिशन है जो चट्टान या बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस द्वारा म्यूरा 1 नामक पुनर्योज्य रॉकेट को लॉन्च किया गया है। ये मिशन इस रॉकेट के अटलांटिक महासागर में गिरने के साथ ही समाप्त हुआ। म्यूरा 1 रॉकेट के प्रथम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य उपकक्षीय परीक्षण उड़ान था। तो म्यूरा को ध्यान रखिएगा बस। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को लॉन्च किया है, नूर। ठीक है, तो नूर 3, नूर 1, नूर 2, नूर 3 अगर आता है तो पाकिस्तान नहीं है, इतना ध्यान रखिए। ना पाकिस्तान है ना अन्य कोई अरेबिया कंट्रीज है, तो ये ईरान है जो सैटेलाइट मामले में थोड़ा सा सक्रिय है और आगे है। तो नूरा का संबंध, नूर का संबंध किससे है? नूर। तो वैसे भी आप जानते हैं इस्लामिक शब्द है, तो नूर का संबंध किससे है? ईरान से है। ठीक, चलिए, तो ये आपका पूरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं वैज्ञानिक उपलब्धियों में कंप्यूटर पर आते हैं और एरावत की बात करते हैं। अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर है आपके लिए। एरावत भारत का द्रुतम सुपर कंप्यूटर है। बस इतना ध्यान रखिए, बहुत बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। विश्व के सबसे सुपर कंप्यूटर और भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसकी जो पीडीएफ या इसका जो बना वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको। आइए देखते हैं। एरावत भारत का द्रुतम सुपर कंप्यूटर है। एरावत भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। इसे किसने विकसित किया है? देखिए, 12 से 17 नवंबर को अमेरिका के कोलोराडो में एक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें विश्व भर के सभी देश अपने अपने सुपर कंप्यूटरों को वहां पर प्रस्तुत किए कि हमारे यहाँ का ये सुपर कंप्यूटर है, हमारे यहाँ का ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में 14 नवंबर 2023 को विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई, जिसमें विश्व भर के सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटरों को इसमें दर्शाया गया, इसमें बताया गया। ठीक है, और इसी क्रम में अगर हम देखें तो विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अमेरिका का रहा है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देख रहे हैं कि इसमें चीन का कोई नहीं है, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो नवंबर 2023 में जो रैंकिंग आई उसमें अमेरिका के फ्रंटियर को विश्व का सबसे तेज, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। दूसरा है अमेरिका का अरोरा है, ये भी सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, जिसकी 1194 टेराफ्लास और ये 585 है। तीसरा है ईगल, ये भी तीसरा सबसे सुपर कंप्यूटर है। चौथा है फुगाकू, ये जापान का है। तो तीन जो है आपका कहाँ का है? ये तीनों कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और एक फुगाकू कहाँ का है? जापान का है। और पांचवा लूमी, लूमी कहाँ का है? फिनलैंड का है। ठीक है, टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। ठीक है, सूची के अनुसार सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया एरावत PSA-1 भारत का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इस सूची में इसे ओवरऑल 500 में से 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। विश्व के 5 सुपर कंप्यूटरों के बारे में पूछ सकते हैं, फ्रंटियर, अरोरा, ईगल, फुगाको और लूमी। ठीक है, तो FAI, ठीक है, FAI से आपका कह सकते हैं फ्रंटियर, अरोरा और ईगल, ये आपके हो जाएंगे। FAE, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। फुगाको और लीमी, ये हो गया। भारत का क्या है? एरावत है। पूछ लिया जाएगा एरावत क्या है, इस रूप में आप देखिएगा। देखिए, भारत के सुपर कंप्यूटरों के बारे में देखिए, तो भारत के जो सुपर कंप्यूटर है एक बार आप उनको देख लीजिए।
तो एक बार आप भारत के सुपर कंप्यूटरों को देखिए। भारत द्वारा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने एआई आधारित एक क्लाउडिंग कंप्यूटिंग अवसंरचना के विकास करने पर बल दिया है। ठीक है, किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है नीति आयोग की पहल पर शुरू किया गया है। एआई आधारित एक क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना को बनाया गया है और इसी अवसंरचना को एरावत नाम दिया गया। तो एरावत क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिसिस एंड नॉलेज एसिमिलेशन नाम दिया गया है। सीडेक पुणे में स्थापित परम सिद्धि AI-1 नवीनतम सूची में 163वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित प्रत्यूष को 201वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रत्यूष है, फिर मिहिर है सुपर कंप्यूटर। इस तरीके से ये सुपर कंप्यूटरों को, भारत के इन सुपर कंप्यूटरों को ये स्थान दिया गया है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट को आप देखिए, ये है सुपर कंप्यूटर भारत के हैं। परम कामरूप है, परम अनंत है IIT गांधीनगर, परम पुरूल है, परम प्रवेगा है, परम गंगा है, परम शिवाय है, परम शक्ति है, परम ब्रह्म है, परम युक्ति है। ठीक है, तो ये बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। परम श्रृंखला में अगर कोई भी आ जाएगा तो आपका ये हो जाएगा। बस एरावत सुपर कंप्यूटिंग का जो है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको मैचिंग करने के लिए एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, परम कामरूप, अब कामरूप है तो ये कामाख्या देवी के नाम से है, गुवाहाटी में होगा। अनंत है तो गांधीनगर अनंत। पोरुल है तो पोरुल है, यहाँ देखिए तिरुचिरापल्ली है, तिरु में रू है, पोरुल है। परम प्रवेगा है, बंगलुरु है। परम गंगा है तो रुड़की है, रुड़की गंगा के पास में है। परम शिवाय है, BHU है, बनारस काशी विश्वनाथ। परम शिवाय है, परम शक्ति है, खड़गपुर है। ठीक है, इसरो में परब्रह्म है, पुणे है, पुणे में परब्रह्म है। परम युक्ति है, बंगलुरु। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी आपको याद कर लेना होगा तो और अच्छा हो जाएगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। परम सिद्धि आप क्या है? सीडेक पुणे है। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया। 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण किया। ठीक है, इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशियाई की जिस पहली हाई स्पीड रेल का नाम से वूश नाम दिया गया है। पूछा जा सकता है वूश क्या है। ठीक है, ऊश क्या है? ऊश, ऊश क्या है? उसका पूर्ण रूप से, ठीक है, इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का अनावरण किया जिसका नाम वूश दिया गया है। ठीक है, इस पूरी परियोजना को चीन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह रेलवे परियोजना जकार्ता को पश्चिमी जावा की राजधानी वांडुंग शहर से जोड़ेगी। ठीक है, हाई स्पीड रेल में विद्युत ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। वूश की गति लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वर्तमान में भारत में ऐसी कोई रेल संचालित नहीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हाई स्पीड रेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। ठीक है, तो इस रूप में दक्षिण पूर्व एशिया में पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया। अभी भारत में हाई स्पीड रेल की हम बात तो करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी वास्तव में ये उस अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, अभी हमने एक ट्रांजिट रेल की शुरुआत की है दिल्ली से मेरठ के बीच में, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं। भारत में सबसे तेज चलने वाली हाइब्रिड रेल सेवा है, लेकिन विश्व स्तर पर विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप वो नहीं है अभी तक। भारत में चिन्हित पांच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन कौन बनाए गए हैं? ठीक है, अगर हम देखें तो दिल्ली लखनऊ वाराणसी है, 865 किलोमीटर का है। वाराणसी पटना हाईवा है, हावड़ा है, दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद है, दिल्ली लुधियाना है। लेकिन अभी कोई भी ये एक तरीके से
हाई स्पीड रेल अभी यहाँ पर पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं भी संचालित हो सकी है। ठीक है। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात स्थित काकरापार परमाणु स्टेशन इकाई 3 भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर हो गया है। इस रिएक्टर का व्यावसायिक परिचालन 30 जून 2023 को किया गया। ये अपनी तरह का देश का पहला 700 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट है, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों ने डिजाइन किया है, जिसके घटकों और उपकरणों का निर्माण भी भारतीय उद्यमियों द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट, भारत में कुल 23 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए हैं, अब तक 22 थे, ये 23वां हो गया है। 31 अगस्त 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के पहले स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 ने अपनी संपूर्ण सक्षमता के साथ जो है परिचालन भी शुरू कर दिया है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र का परिचालन हो जाने से अब भारत की कुल नाम की ऊर्जा बढ़कर 7480 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की पहली दोनों इकाइयां कैप्स 1 और कैप्स 2 की क्षमता 220 मेगावाट की है। कैप्स 4 को जो वर्तमान में निर्माणाधीन है 700 मेगावाट क्षमता का है। चलिए, भारत में 6G अलायंस 3 जुलाई 2023 को दूरसंचार विभाग केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भारत के 6G अलायंस के गठन की घोषणा की है। और B6GA एक ऐसा सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सभी लोग शामिल होंगे। इसका गठन अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक वायरलेस टेक्नोलॉजी के नवाचार के लिए किया गया है। ठीक है। चलिए, तो भारत द्वारा 6G विजन दस्तावेज भी जारी किया गया। भारत को 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी के डिजाइन और तैनाती में अग्रणी भूमिका में निभाने में इसको लाया गया है। चलिए, भारत का 6G मिशन 2023 से 2025 के बीच होगा और 2025 से 2030 के बीच होगा। छठी पीढ़ी का बेतार मोबाइल प्रौद्योगिकी यानी 6G ITU को लाने के लिए बात हुई है। चलिए आगे, सागर संपर्क क्या है? सागर संपर्क क्या है? 12 जुलाई 2023 को सागर संपर्क नामक एक प्रणाली का उद्घाटन किया गया, जो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लाया गया है। ये है क्या? ये प्रणाली भारतीय समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और ये स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये सागर संपर्क क्या है? एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, जो एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है, जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों में सुधार करती है और जिससे अधिक सटीक स्थिति जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक नेविगेशन प्रणाली है, एक सामुद्रिक नेविगेशन प्रणाली के रूप में इसको लाया गया है। ठीक है, इससे नाविकों की सुरक्षा हो सकेगी, पोतों की सुरक्षा हो सकेगी और उनकी कुशल आवाजाही हो सकेगी। भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क 9 मई 2023 को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया। तेलंगाना एक अस्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकीय तंत्र बनाने के लिए साथ ही राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत तेलंगाना देश का पहला रोबोटिक्स प्रणाली विकसित करने वाला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य एक अस्थायी एवं आत्मनिर्भर रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। ठीक है, चलिए, ये है आपका, इतना ध्यान रखना है इसमें। विश्व का पहला नैनो डैप तरल उर्वरक 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नैनो डैप तरल उर्वरक का लोकार्पण किया है। हमारे यहाँ अभी तक नैनो यूरिया बनी थी और नैनो DAP भी बन गई है। नैनो यूरिया और नैनो DAP ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो एक तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं। पहले बनी थी नैनो यूरिया बनी थी और नैनो DAP भी बन गई है। ठीक है, गौरतलब है ये विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक है। इस उर्वरक का अनावरण उर्वरकों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इफ्को ने तरल नैनो यूरिया के पश्चात किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक भी पेश किया है। इफ्को नैनो DAP तरल उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत अधिसूचित किया गया, जो पौधों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, तो नैनो यूरिया के साथ नैनो DAP को भी लॉन्च कर दिया गया है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क
25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले डिजिटल विज्ञान पार्क की आधारशिला लगी। साइंस, ठीक है, भारत का पहला डिजिटल पार्क कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इस पार्क को स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। 19 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी दी है, जिसे 2023-24 से 2030-31 तक इसे पूरा करना है। ये आपका है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है ये। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया यूरेनियम। देख लीजिए, यूरेनियम 241, यूरेनियम का एक नया आइसोटोप आया है। यूरेनियम के एक नए आइसोटोप की खोज की गई है जो आपका है यूरेनियम 241। ठीक है, आप जानते हैं यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है और द्रव्यमान 241 इसका है। ठीक है, समान रूप से आप देखते हैं तो यूरेनियम आप देखते आए हैं कि 92, 149। चलिए देख लीजिए, यूरेनियम 241 क्या है? यूरेनियम का एक नया आइसोटोप है जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता हो और इसका मास नंबर जो होगा 241 होगा। ठीक है, यूरेनियम के इस नए समस्थानिक को यूरेनियम 241 नाम भी दिया गया है। इसका अध्ययन फिजिकल रिव्यू लेटर्स नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। यूरेनियम 241 की खोज जापान स्थित हाई एनर्जी एक्सीलरेटर्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की गई है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 92 है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 149 है। 1979 के बाद से पहला अवसर है जब किसी न्यूट्रॉन समृद्ध यूरेनियम समस्थानिक की खोज की गई है। यूरेनियम 241 यूरेनियम का दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है। यूरेनियम 238 यूरेनियम का सबसे भारी समस्थानिक अब तक हुआ करता था। ठीक है, सभी यूरेनियम समस्थानिकों की तरह यूरेनियम 241 भी रेडियो एक्टिव और समय के साथ विघटित हो जाता है। यूरेनियम 231 की अर्धायु 40 मिनट की अनुमानित की गई है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि जब ये स्थापित होता है तो पूछा जाता है। हालांकि ये मार्च की घटना है, आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन अगर बाई चांस कभी कुछ पुराना दे दिए तो इतना ध्यान रखा कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। बहुत पहले भी, लगभग 15 साल पहले यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? देवस्थल, उत्तराखंड। ये प्रश्न 20 साल पहले भी पूछा गया था, फिर ये प्रश्न आया है तो ये भी पूछा जा सकता है, देवस्थल क्यों चर्चा में रहा है? तो देवस्थल क्या है? ये उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है। ठीक है, और यहीं पर सबसे बड़ा ये टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। ठीक है, जो कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस टेलीस्कोप की डिजाइन बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉर्पोरेशन सेंटर ने तैयार की है। ठीक है, ILMT भारत में आयराइज, बेल्जियम में लीज विश्वविद्यालय, बेल्जियम की रॉयल पैथशाला और इन संस्थाओं ने मिलकर के इसको तैयार किया है। ठीक है, बस बाकी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये सब आप पुराने हैं। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, सब फरवरी और मार्च की घटनाएं हैं। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र, भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। ठीक है, बस इतना पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत पुराना है। ठीक है, आपने देखा कि अभी जो लिथियम जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज हुई थी और लिथियम की खोज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में हुई थी। ये प्रश्न इस पर पूछा भी गया है। ठीक है, लिथियम के प्रमुख खनिज कौन कौन है? स्पुडुमिन है, पोटालाइट है, लेपिडोलाइट है, एम्बलाग्नोनाइट है। ठीक है, तो भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत जनवरी में 2023 में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन आंवला और फूलपुर में किया गया है। चलिए, ये सब आपके हो गए। ठीक है, तो लगभग चीज़ों को हमने कवर कर दिया है और अब आपके कुछ पर्यावरण है और स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित कुछ हैं
ठीक है, ये भी आपके जल्दी ही पूरे कर लिए जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ तक का पूरा अध्ययन कर चुके हैं और अब हम लोग अपनी अगली क्लास में आगे चर्चा करेंगे। मित्रों, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी सारी कक्षाएं यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से ये कक्षाएं आपकी चल रही हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी के दृष्टिकोण से चल रही हैं। तो आप बने रहिए डीपीआईएस पर। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप इन सभी करंट अफेयर्स की घटनाओं को आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए देवप्रयागम परिवार के साथ, डीपीआईएस परिवार के साथ।